नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एवरीथिंग इज फाइन। कल हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट की पूरी रूपरेखा समझ लिया था और उस पूरी रूपरेखा को समझ लेने के बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 1885 से 1905 ईस्वी के बीच के काल की ओर। अठारह सौ पचासी से 1905 ये हमारा आज का पीरियड है। इस पीरियड में सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और दूसरा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग और उसका स्वरूप। मांग और उसका स्वरूप। तो यदि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो उस पर क्वेश्चन क्या आएगा कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करें। कांग्रेस की स्थापना के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करें। अब हम उद्देश्य की ओर चल के देखते हैं। आप मेरे साथ लिख लीजिए इसको। आप लिख लीजिए भाषा में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी। बंबई में हुई जिसकी अध्यक्षता बंगाल के नेता W.C. बनर्जी ने किया था। क्योंकि अध्यक्ष स्थानीय नेता नहीं होते थे। अध्यक्ष स्थानीय नेता नहीं होते थे। A.O. ह्यूम जो कि
माना जाता है। लेकिन उनके अतिरिक्त पहले अधिवेशन में 72 भारतीय नेता भी शामिल हुए थे। इसकी स्थापना के उद्देश्य को लेकर कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि वो कांग्रेस के माध्यम से एक सुरक्षा कपाट बनाना चाहते थे। कांग्रेस के माध्यम से एक सुरक्षा कपाट बनाना चाहते थे। इसके माध्यम से वो चाहते थे कि लोग सरकार के सामने अपनी मांग रखें, सरकार के सामने अपनी मांग रखें, सरकार इनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए, सरकार इनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए, सरकार इनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए, सरकार इनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए और ये सरकार की सराहना करें, सरकार की सराहना करें, ताकि जनता की दृष्टि में सरकार की छवि अच्छी बने, और सरकार जन आक्रोश का शिकार न हो, सरकार जन आक्रोश का शिकार न हो। सरकार जन आक्रोश का शिकार न हो। ताकि 1857 जैसी कोई घटना फिर से न घटे। ताकि 1857 जैसी घटना फिर से न घटे। यानी कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे
ब्रिटिश साम्राज्य के हित का उद्देश्य था न कि राष्ट्रीय हित का उद्देश्य। न कि राष्ट्रीय हित का उद्देश्य। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। उपरोक्त निष्कर्ष के पीछे का आधार निम्नलिखित है। ए, ह्यूम का ब्रिटिश ऑफिसर रहना। ह्यूम का ब्रिटिश ऑफिसर रहना। बी, विलियम वेडरबर्न का यह कहना कि ह्यूम ब्रिटिश हित के लिए सक्रिय थे। ब्रिटिश हित के लिए सक्रिय थे। नंबर 3, WC बनर्जी का यह कहना कि कांग्रेस डफरिन की कृपा का परिणाम है। कांग्रेस डफरिन की कृपा का परिणाम है। कांग्रेस डफरिन की कृपा का परिणाम है। अगला, कांग्रेस के नेताओं का यह बयान कि वो राजभक्त हैं। कांग्रेस के नेताओं का यह बयान कि वो राजभक्त हैं। आगे लिखिए, किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू भी है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या है? कांग्रेस के भारतीय नेता जिस तरह की मांग लेकर आए, जिस तरह की मांग लेकर आए, उस कारण डफरिन ने कांग्रेस से दूरी बना लिया। डफरिन ने कांग्रेस से दूरी बना लिया। कांग्रेस के भारतीय नेता जिस तरह की मांग लेकर आए, उस कारण डफरिन ने कांग्रेस से दूरी बना लिया। आप लोग का क्लास अभी भी रुका हुआ है क्या? आप लोग का क्लास अभी भी रुका हुआ है क्या? क्या सबका क्लास रुक गया था? अब हमको बताइए ताकि हम समझ पाए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक का रुक जाता है, दो का रुक जाता है, तो मैं एक एक आदमी के लिए तो क्लास की पूरी दिशा नहीं बदल सकता हूं। लेकिन यदि यहां से कोई तकनीकी गलती हो गई है और सबका रुक गया है, तो फिर आप सब लोग बताइए। नहीं सर, ठीक है। मतलब कभी रुका था क्या आप में से सबका? मतलब आप ये मुझे बताइए कि क्लास जब से शुरू हुआ है तब से बीच में क्या सबका रुक गया था कुछ देर के लिए? कितना देर के लिए रुका था? मान लीजिए कि अभी मैं बोल जो रहा हूं तो बोर्ड पे लिख ही रहा हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पेज भी पलट कर रख दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना ही लिखा हूं। अभी जो लिखा हूं वही बोला हूं, समझाने का कोई काम नहीं किया हूं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और गति को आगे बढ़ने दें। तो कांग्रेस के भारतीय नेता जिस तरह की मांग लेकर आए, उस कारण डफरिन ने कांग्रेस से दूरी बना लिया। आगे, कांग्रेस ने राष्ट्र निर्माण का प्रयास किया, और राष्ट्र निर्माण का प्रयास किया। अगला, कांग्रेस का नेतृत्व रणनीति के तहत भी
राजभक्ति का दावा कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि निष्कर्षतः कह सकते हैं कि तो स्क्रीनशॉट नहीं होता है, ठीक है बेटा, तो लिखने का मौका दे दूंगा, उसके लिए परेशान ना होइए। मैं पेज पलट के फिर दोबारा जब समझाने पे जाऊंगा ना तो आपको लिखने का मौका मिल जाएगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आशीष वर्मा, इतना मत बोलो सर से, नहीं तो सर जी श्राप भी दे देते हैं। नहीं बेटा, श्राप नहीं दे सकता, अपने बच्चों को कोई श्राप कैसे दे देगा, ये कैसे हो सकता है? शिक्षक हूँ तो शिक्षक हो के बच्चों को श्राप दे दूंगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? और ऊपर से बच्चे प्यारे हैं, बच्चे बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि कुछ देर के लिए कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी तो वो नहीं देख पाए और मैं इधर पढ़ा रहा था तो उनका कुछ छूट गया है तो उसका समाधान दूंगा कि श्राप दूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे अपने हैं भाई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का उपयोग कर ब्रिटिश हित को साधने के लिए सुरक्षा कपाट बना रहे थे, तो भारतीय नेता एओ ह्यूम का उपयोग त्वरित चालक की तरह कर रहे थे, लाइटनिंग कंडक्टर, त्वरित चालक की तरह कर रहे थे। गोखले ने भी इसी तरफ इशारा किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोखले जी ने 1906 में ऐसा या इसी तरह का मत प्रकट किया था। गोखले जी ने 1906 में इसी तरह का मत प्रकट किया था। और इस तरह से ये टॉपिक हो जाता है हमारा खत्म। तो जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है बच्चों, तो तुमको अब ये समझना है कि जो मैंने लिखवाया उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले यहां देखो कि हमने आपको ये बताया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहां हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे,
ये सब एक सामान्य परिचय हमने दे दिया और फिर बताया कि एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। यदि तुम मेरे एक एक शब्द पे गौर करोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि मैंने जानबूझ के एक एक लाइन चुना है, ऐसा नहीं कि इत्तफाकन कुछ लिख दिया है। जैसे मैंने ये कहा कि 85 में जन्म हुआ, बंबई में स्थापना हुई और तब एक अध्यक्षता हुई एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति बंगाली है। आगे चलकर देखोगे कि मैंने एक पॉइंट दिया है कि कांग्रेस ने राष्ट्र निर्माण का प्रयास किया। उस पॉइंट के पक्ष में जब तथ्य खोजिएगा तो एक तथ्य यह भी है कि इनकी कोशिश यह होती थी कि हम जहां पर अधिवेशन बुला रहे हैं वहां का कोई व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। यदि बंबई में अधिवेशन बुलाया गया है और अध्यक्ष कोई बंगाली है तो यह भारत के राष्ट्र निर्माण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। अगला अधिवेशन इन्होंने बुलाया कलकत्ता में और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए दादा भाई नौरोजी। तो बंगाल में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष हुआ मुंबईकर। अगला अध्यक्ष हुए हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे अगला अध्यक्ष? बोलो आप लोग, क्या तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस के तीसरा अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में और मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे मुंबई के एक लीडर, कांग्रेस के वो लीडर जो मुस्लिम थे। वो कौन थे? चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में और इलाहाबाद में अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूल। तो कांग्रेस की कोशिश यह होती थी कि अध्यक्षता हमेशा बाहर का आदमी करे ताकि एक तरह से राष्ट्र निर्माण की कोशिश हो। लेकिन ये वाली बातें मैंने शुरू में नहीं बताई कि कांग्रेस के नेताओं की कोशिश होती थी कि भारत में राष्ट्र निर्माण की कोशिश हो, क्योंकि ये तो निष्कर्ष में न कहने लायक बात है। शुरुआती दौर में हम तो सिंपल परिचय दे देंगे कि कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। हालांकि उनके साथ में 72 और भी सदस्य थे जो भारतीय थे। हमने यहाँ पर भारतीय सदस्य लिखा, हमने यहाँ राष्ट्रवादी शब्द लिखा ही नहीं, क्योंकि निष्कर्ष से उत्तर की शुरुआत नहीं की जाती है। राष्ट्रवादी हैं ये हम बाद में कहेंगे। तो आप देखो मैंने एक एक शब्द जो लिखा है सावधानी पूर्वक लिखा है। आप भी ये सावधानी बरतना कि 85 में बंबई में कांग्रेस की स्थापना होती है। अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। अध्यक्ष स्थानीय नहीं थे क्योंकि स्थानीय व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता था। एओ ह्यूम जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे वो कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन 72 भारतीय नेता भी शामिल थे। तब अगला मुद्दा है कि बदरुद्दीन तैयब जी 1886 में कलकत्ता में नहीं, बेटा गलत बात। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में। फिर मैंने कहा कि आखिर कांग्रेस की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है। तब मैंने कहा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कपाट के उद्देश्य के तहत की गई थी। तो मुझे सुरक्षा कपाट को समझाना था। सुरक्षा कपाट एक तरह से प्रेशर कुकर की तरह काम करने वाला एक उपकरण होता है। जब हम देख रहे हैं कि नीचे अग्नि है, उसके ऊपर से बर्तन रखा हुआ है, नीचे से अग्नि का जो ताप है वो बर्तन के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट कर देगी कि बर्तन ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि बर्तन ब्लास्ट नहीं करे, तो हम प्रेशर कुकर में बर्तन के अंदर के प्रेशर को बाहर निकालने का एक रास्ता बना देते हैं। जब प्रेशर बाहर निकलता जाएगा तो अंदर का जो प्रेशर है वह संतुलित रहेगा और बर्तन ब्लास्ट नहीं करेगा। अब तुम नीचे की अग्नि के रूप में देखो क्या है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण देश के लोगों के मन में जो आक्रोश उपज रहा है वो आग है। बर्तन माने क्या?
भारत का समाज, भारत के लोग, उनके अंदर सरकार की नीतियों के कारण, सरकार के भेदभाव के कारण, सरकार के दमन के कारण, सरकार की नीतियों से जिस तरीके से अकाल पड़ा, जिस तरीके से प्लेग आया, जिस तरीके से अशिक्षा आई, जिस तरीके से बेरोजगारी आई, जिस तरीके से लोगों की भूमिहीनता हुई, जिस तरीके से लोगों के रोजगार खत्म हुए, उन सब के कारण आग का ज्वार हमेशा ही प्रबल रहता है। यदि उस ज्वार से समाज के अंदर जनाक्रोश बहुत बढ़ जाएगा और वह जनाक्रोश जनता को विस्फोटक बना देगा, तो जनता क्रांति कर सकती है और ब्रिटिश साम्राज्य की धज्जियां उड़ा सकती है। तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि जनता का जो आक्रोश है वह बाहर निकल जाए। जनता के आक्रोश को बाहर निकालने के लिए एक उपाय चुना गया, और वो ये कि उस प्रेशर कुकर की ही तरह कांग्रेस जैसी एक संस्था स्थापित की जाए। कांग्रेस के नेताओं को ये कहा जाएगा कि आप सरकार के सामने अपनी ओर से कुछ मांग रखिए। सरकार कांग्रेस के नेताओं की मांग को लेकर कुछ सकारात्मक रवैया रखेगी, और जब सकारात्मक रवैया रखेगी तो सरकार के द्वारा दिखाए गए इस सकारात्मक व्यवहार के कारण कांग्रेस के नेता सरकार के प्रति अपना भाव प्रकट करेंगे, अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे। वो कहेंगे कि सरकार अच्छी है। धन्यवाद बेटा अंकिता, धन्यवाद। वो कहेंगे कि सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है, और सरकार अच्छी है ये बात जब वो कहेंगे तो सरकार की छवि अच्छी हो जाएगी। सरकार की छवि यदि अच्छी हो जाएगी तो जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि भले हमारे जीवन में दसियों समस्याएं हैं, लेकिन ये समस्याएं सरकार के वजह से नहीं है। सरकार तो समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। इस सरकार के अच्छा होने के बावजूद समस्याएं हैं, क्योंकि हम गरीब देश के रहने वाले हैं। हमारे देश के अंदर हमारा समाज दोषी है, हमारी संस्कृति दोषी है, हमारी समस्याएं बहुत गहरी हैं। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार अच्छी है, जितनी भी समस्याएं हों वो सरकार के वजह से नहीं है, सरकार के बावजूद है। यदि ऐसी बात आ जाएगी तो जनता आक्रोश नहीं करेगी, जनता विद्रोह नहीं करेगी, साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस का गठन किया गया था। इसी को कहा जाता है सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, कि जिसका यह कहना है कि कांग्रेस के गठन के पीछे का उद्देश्य सरकार के हित को साधना था, न कि राष्ट्रीय हित को। यह बात समझ में आ गई? इसी को मैंने यहां पॉइंट्स में लिखवाया है कि सुरक्षा कपाट बनाना चाहते थे, सरकार के सामने मांग रखेगी कांग्रेस, सरकार सकारात्मक रवैया अपनाएगी, सरकार की सराहना करेगी यदि सरकार ने बातें मान ली, इससे ब्रिटिश सरकार की छवि अच्छी होगी, जनाक्रोश का शिकार नहीं होगी सरकार, तो 57 की जैसी क्रांति नहीं होगी। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के हित की पूर्ति के लिए इस संस्था का गठन किया गया था, न कि राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए। ये एक पॉइंट हो गया। तब अगला जो पेज है, इसी पेज के दौरान शायद आप लोगों का कुछ छूटा था। तो अब ये देखो कि हिस्टोरियन यदि कोई भी हिपोथेसिस देगा, यदि वो कोई भी विचार देगा, तो ऐसे में उसके द्वारा कही गई बात इतिहास तभी बनेगी जबकि वह अपनी बात के पीछे कुछ आधार देगा। तो इन्होंने आधार क्या दिया? आधार यह दिया कि भैया कांग्रेस का संस्थापक कौन? तो एओ ह्यूम कौन? तो एओ ह्यूम ब्रिटिश नागरिक। नंबर 2, एओ ह्यूम भारत में ब्रिटिश सरकार के अंदर आईसीएस का एक बड़ा ऑफिसर रह चुका था, जो अब रिटायर्ड हो चुका है। वो भारत में रह के ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित की रक्षा का प्रयास कर रहा था।
ये नेचुरल है, सामान्य है, स्वाभाविक है कि नागरिक ब्रिटिश है, ब्रिटिश साम्राज्य में आईसीएस अधिकारी के रूप में काम कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में ये तो बनता है कि वह ब्रिटिश हित के बारे में सोचेगा। दूसरी बात कि विलियम बेडर वर्न जो एओ ह्यूम की जीवनी लिखा है, वो आगे चलकर कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था। उस आदमी ने ह्यूम की जीवनी लिखते हुए कहा है कि ह्यूम की डायरी से पता चलता है कि उनके दिमाग में ब्रिटिश साम्राज्य के हित की रक्षा करने का ही उद्देश्य था। वो ब्रिटिश साम्राज्य के हित की रक्षा के लिए ही सक्रिय थे। तो ह्यूम का भाव ह्यूम के जीवनी लेखक ने और भी स्पष्ट कर दिया। इसके बाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने उसी दौरान यह स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस तो डफरिन की कृपा का परिणाम है। डफरिन कौन है? तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल। और कांग्रेस यदि डफरिन की कृपा का परिणाम है तो डफरिन क्या राष्ट्रीय हित के लिए कांग्रेस को जन्म देगा? स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में ब्रिटिश साम्राज्य के हित की पूर्ति का ही भाव रहा होगा। चौथा पॉइंट यह कि कांग्रेस के नेताओं का यह बयान कि हम राजभक्त हैं, कांग्रेस के नेता बराबर यह कहा करते थे कि हम राजभक्त हैं। राजभक्त माने ब्रिटिश राज के भक्त हैं, यानी कि हम ब्रिटिश राज के प्रति लॉयल हैं, यानी कि हम ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध नहीं हैं। तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार ब्रिटिश राज के प्रति सकारात्मक और सहयोगात्मक है, हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। तो इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी नहीं था, बल्कि साम्राज्य के हित के लिए था। तो इस तरीके से ये चार बातें हमने कह दी। अब अगला मुद्दा क्या है कि हम कहते हैं किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कपाट के रूप में हुई थी, ये सब थोड़े न कहते हैं। वो लोग ज्यादातर कहते हैं जो कि कांग्रेस के अंदर के गर्मपंथी नेता थे, विशेष तौर पर लाला लाजपत राय, जो आगे चलकर हिंदू महासभा के नेता हो गए थे। तो हिंदू महासभा के नेताजी कांग्रेस के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में कांग्रेस के विरोध का एक पूर्वाग्रह भी हो सकता है। जितने भी आरएसएस विचार के लोग हैं वो प्रायः यही बात कहते हैं कि कांग्रेस का जन्म एक सुरक्षा कपाट के तौर पर हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि भाजपा के लोग कांग्रेस के बारे में अच्छी बातें क्यों बोलेंगे, और बुरी बातें तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। और यदि आप ये सोचते हो कि इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो वो सिर्फ वो लिखता है जो वास्तविकता है, तो आप इतिहास नहीं समझते हो। इतिहासकारों में इतिहास लिखने के वक्त अपना एक पूर्वाग्रह भी होता है, और अपने पूर्वाग्रह के अनुकूल निष्कर्ष निकालना वो चाहते हैं, और इसलिए वो अपने अनुकूल तथ्यों का चयन करते हैं और अपने ही अनुकूल तर्क भी गढ़ते हैं, और इसी आधार पर अपने मनोनुकूल निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। कम्युनिस्ट लोगों ने भी जब लिखा तो उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस का जन्म एक सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। अब आप कहिएगा कि आरएसएस वाले और कम्युनिस्ट वाले एक तो नहीं है। सही है, एक नहीं है। कांग्रेस सुरक्षा कपाट के तौर पर अस्तित्व में आई है, ये कम्युनिस्टों ने क्यों कहा? तो कम्युनिस्ट असल में नेशनलिज्म के विचार को ही नहीं मानते। कम्युनिस्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स के विचार पर आधारित है, और कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि नेशन होता ही नहीं है। प्रत्येक समाज में दो ही वर्ग होता है, अमीर और गरीब। अमीर शोषक होता है, गरीब शोषित होता है। तो सवाल उठता है कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई किसकी थी?
किसके विरुद्ध थी? उन्होंने कहा कि भारत में जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध, वो भारत के धनी मानी पूंजीपति लोगों की लड़ाई थी। उस सरकार के विरुद्ध जो सरकार इंग्लैंड के धनी मानी पूंजीपति लोगों के हित में काम कर रही थी। यानी कि भारत में अंग्रेजों की जो सरकार थी वो पूरे इंग्लैंड के लिए लाभदायक नहीं थी, इंग्लैंड के धनी मानी लोगों के लिए लाभदायक थी। और भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलनकारियों का उद्देश्य ये नहीं था कि भारत का हित किया जाए, सभी भारतीय लोगों का हित किया जाए, नहीं, इनका उद्देश्य ये था कि ऐसी सरकार बनाए कि जिसके बदौलत भारतीय पूंजीपति लोग अपने हित की पूर्ति कर सकें। तो ये एक तरह से वर्गीय संघर्ष था, और वर्गीय संघर्ष के लिए बनाई गई संस्था कांग्रेस और उसके नेताओं की चिंता यह थी कि भारत में बड़े पैमाने पे मजदूर, किसान और अन्य गरीब लोग सरकार से नाराज थे, और यदि उन नाराज लोगों के बीच से कोई क्रांतिकारी घटना खड़ी हो गई तो न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगी वो घटना, बल्कि हो सकता कि हिंदुस्तान के अंदर पूंजीवाद को भी चुनौती दे दे। हो सकता कि हिंदुस्तान में समाजवाद आ जाए। और चूंकि उस समय यूरोप में समाजवाद के लिए प्रयत्न तेज हो चुका था, तो भारतीय पूंजीपति भी समाजवाद से डरते थे, और उन्होंने यह प्रयास किया कि एक ऐसी संस्था बनाएं जिस संस्था से भारत के लोगों का जन आक्रोश कम हो जाए। भारत के लोगों का जन आक्रोश न सिर्फ अंग्रेजों को डरा रहा था, बल्कि भारत के पूंजीपतियों को भी डरा रहा था। इसीलिए कांग्रेस ने पूंजीपतियों के हित की पूर्ति के लिए एक ऐसी संस्था का गठन किया जो संस्था सरकार के सामने मांग तो रखेगी, लेकिन वह क्रांति नहीं होने देगी। भारत के पूंजीपतियों को भी चिंता थी कि यदि हमने इस तरह की संस्था बनाकर लोगों के असंतोष को कम नहीं किया, सरकार की छवि हमने यदि सुधार नहीं दिया, तो जनता विस्फोटक रास्ता पकड़ के, क्रांति का रास्ता पकड़ के हो सकता है कि पूंजीवाद का ही अंत कर दे। इसलिए कांग्रेस ने सुरक्षा कपाट के रूप में ही जन्म लिया। कांग्रेस के निर्माताओं ने सुरक्षा कपाट के उद्देश्य से ही इसको गढ़ा। ये कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं, ये वैचारिक पूर्वाग्रह है। क्योंकि यदि आप कम्युनिस्टों की इस बात को मानते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि सच में राष्ट्र नहीं होता है, तब आपको यह मानना पड़ेगा कि वह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होता था। फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि राष्ट्र होता ही नहीं है। आप भी यदि आप कहिएगा कि मैं राष्ट्रीय हूं, तो कम्युनिस्ट कहेगा नहीं, तुम राष्ट्रीय नहीं हो सकते हो, क्योंकि राष्ट्र होता ही नहीं है। तो आप कम्युनिस्टों को सेलेक्टिवली नहीं चुन सकते हैं कि जहां आपको सूट करे वहां पर कम्युनिस्ट सही, और जहां सूट नहीं करे वहां कम्युनिस्ट गलत। तो कम्युनिस्ट का विचार भी पूर्णतया पूर्वाग्रही है। फिर हमने ये कहा कि सिक्के का दूसरा पहलू है, तो क्या है कि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस के भारतीय नेता जिस तरह की मांग लेकर आए, उस कारण डफरिन ने कांग्रेस से दूरी बना लिया। आपको यह समझना है कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, और बाकी जो 72 भारतीय थे वो भी तो शामिल थे। इन 72 भारतीयों ने और आगे चलकर और लोग जो कांग्रेस में जुड़े, उन्होंने जिस तरीके की मांगे सरकार के सामने पेश किया, उन मांगों के कारण डफरिन नाराज हो गया और डफरिन ने कांग्रेस से दूरी बना लिया। यहां तक कि कांग्रेस की आलोचना करने लगा, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि वह ह्यूम तक को कोसने लगा कि तुमने गलत मार्गदर्शन दिया हमको, गलत सुझाव दिया हमको। एक समय ऐसा आया कि ह्यूम को भी कांग्रेसियों ने इंडिया से बाहर इंग्लैंड भेज दिया कि चले जाइए इंग्लैंड। एक तरीके से कांग्रेस के अंदर डफरिन का विश्वास खत्म हो गया और ह्यूम का प्रभाव खत्म हो गया। ऐसा क्यों?
क्या डिमांड कर दिया कांग्रेसियों ने? डफरिन क्या चाहता था कि कांग्रेस के जो नेताजी लोग हैं वो मामूली सी मांग रखें कि भाई तुम समाज सुधार का काम कर दो। सबसे ज्यादा तो डफरिन को इसी बात की उम्मीद थी कि समाज सुधार की मांग किया करो। बाकी थोड़े मोरे और मांग कर सकते हो कि भाई शिक्षा के अंदर कुछ मांग कर दो, कुछ प्रेस को लेकर कुछ मांग कर लो, ऐसी मांग रखना जो हम मान सकें। मतलब डफरिन चाहता था कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ नूरा कुश्ती करें। नूरा कुश्ती का मतलब होता है कि लगे कि दोनों कुश्ती कर रहे हैं लेकिन दोनों अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। तुम हमारे सामने मांगे रखना और हम मांगे जब मान लें तो तुम हमारे बारे में कहना कि सरकार तो बहुत अच्छी है, तो जनता हमारे लिए ताली बजाएगी, हमारे लिए वाहवाही करेगी। तो इस तरीके की नूरा कुश्ती वाला खेल चाहता था डफरिन। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का डिमांड किया, उस डिमांड से स्थिति यह हो गई कि साम्राज्य के हित के विरुद्ध इनकी मांगे थी। मांगे क्या थी उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आपके सामने कहा था कि आज दो टॉपिक पहले पढ़ेंगे, एक कांग्रेस की स्थापना, एक है कांग्रेस की मांग और उसका स्वरूप। तो मांग का डिटेल अध्ययन हम आगे करने जा रहे हैं, इसलिए आप अभी मुझसे मत पूछिए कि कांग्रेस की मांग क्या थी। बस इतनी बात मैं बता देता हूं कि कांग्रेस की मांग ऐसी थी जिसके कारण साम्राज्यवादी हित और राष्ट्रवादी हित एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अभी सब बच्चे इतना ही समझ लीजिए कि कांग्रेस की जो मांग थी वो तीन तरह की थी: इकोनॉमिक डिमांड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड और पॉलिटिकल डिमांड। ये तीनों ही तरह की मांगें ऐसी थी कि जिनको मान लेने का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी हितों से समझौता करेगी, और यदि नहीं माने तो जनता के नजर में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार साम्राज्यवादी हितों के कारण भारतीयों के हितों को नजरअंदाज करती है। हर हाल में राष्ट्रीय हित और साम्राज्यवादी हित के बीच का टकराव इन मांगों के रास्ते प्रकट हो गया। इस तरीके की मांग कांग्रेस करे, इसको लेकर सरकार बिल्कुल ही तैयार नहीं थी, इसलिए सरकार ने कांग्रेस से दूरी बना लिया। अब देखो कि अगला पॉइंट जो मैंने बताया है वो ये कि कांग्रेस ने राष्ट्र निर्माण का प्रयास भी किया। जो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जहां हमारा अधिवेशन होता है अध्यक्ष वहां का स्थानीय नहीं होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय निर्माण हो। और भी कोशिश कर रही थी कांग्रेस कि उसका पहला अध्यक्ष एक हिंदू है, दूसरा अध्यक्ष एक पारसी है, तीसरा अध्यक्ष एक मुसलमान है, चौथा अध्यक्ष एक ईसाई है। इससे आपको लगेगा कि कांग्रेस सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रही थी। आप ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पास किया कि अल्पसंख्यक लोगों को भी हमारे साथ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। कैसे नहीं होगी भैया? तो इस तरीके से नहीं होगी कि हमारे द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पास किया जाएगा जिसका संबंध किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के धर्म और संस्कृति से हो, जब तक कि उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का मेजॉरिटी इसका समर्थन न करे। मतलब की बात यह है कि हिंदू बहुमत में है और बहुमत के आधार पर हम मुसलमान के बारे में कोई फैसला करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा। हमारे जो मुस्लिम सदस्य हैं, मान लीजिए 100 मुस्लिम सदस्य हैं, तो 100 में से यदि 51 मुस्लिम सदस्य ने कह दिया कि हाँ मुस्लिम समाज और संस्कृति और धर्म से संबंधित ये सुधार किया जाना चाहिए, तभी हम सुधार करेंगे। ओवरऑल कुल सदस्यों के बहुमत के आधार पर नहीं, मुस्लिमों के बहुमत के आधार पर हम वो सुधार करेंगे जो इस्लाम से संबंधित धर्म, संस्कृति आदि से जुड़ा हुआ मामला होगा।
यानी कि मुसलमानों को या ईसाइयों को या पारसियों को या किसी भी कम्युनिटी को जो माइनॉरिटी में है उसे यह नहीं सोचकर डरना चाहिए कि हिंदुओं का बहुमत है तो ऐसे में यदि इनकी मर्जी चलेगी तो हिंदू हितों को वरीयता मिलेगी और हिंदू हितों की वरीयता के लिए बाकी धर्म और संस्कृति के लोगों के साथ में भेदभाव किया जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। इस तरीके से वो अल्पसंख्यक समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम राष्ट्रीय भावना वाले लोग हैं, विचार वाले लोग हैं, संस्था बनाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय हो, उसमें सभी का धर्म, सभी की संस्कृति सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। अब देखो कि तीसरा पॉइंट क्या है कि कांग्रेस के जो नेता लोग थे वो राजभक्ति का दावा करते थे। राजभक्ति का दावा करते थे तो ये एक रणनीतिक कदम भी तो हो सकता है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो राजभक्ति का दावा किया जाता था उसके पीछे एक रणनीतिक रीजन भी हो सकता है। तो वो रणनीतिक रीजन क्या है? तो आप देखो कि सरकार के सामने आप यदि कह रहे हो कि हम राजभक्त हैं और उसके साथ ही साथ आप सरकार के सामने ऐसी मांगे कर रहे हो जिन मांगों को लेकर राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है और साम्राज्य को दिक्कत होती है, तो आप एक खेल खेल रहे हो, एक ऐसा खेल खेल रहे हो जिस खेल के अंदर आप चाहते हो कि हम अभी राष्ट्रीय राजनीति करें, लेकिन ऐसी राष्ट्रीय राजनीति करें जिसके अंदर यह घोषणा नहीं होगी कि हम भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत कर देंगे। ये राष्ट्रवादी लोग कहा करते थे कि भारत की जो सरकार है वह भारतीयों के लिए अच्छी नहीं है। हम इंग्लैंड की सरकार से यह डिमांड करते हैं कि भारतीयों के दुख दारिद्र्य को, समस्या को समझिए और उसका समाधान निकालिए। हमको यकीन है कि आप निकाल पाएंगे, हमको आपकी नीयत पे डाउट नहीं है, आप निकालिए। आप निकालिए और नहीं निकालेंगे तो जनता अपने आप आपसे बिदक जाएगी, नाराज हो जाएगी। यहां देखने लायक बात यह है कि 1885 ईस्वी के दौर में यदि कांग्रेस के नेता लोग कह देते कि हम राष्ट्रवादी हैं, साम्राज्य विरोधी हैं, हम साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे, उसकी धज्जी उड़ा देंगे, उसका बखिया उधेड़ देंगे, तो सरकार उनको शुरुआती दौर में ही दबा देती। सरकार उनको शुरुआती दौर में ही दबा सकती थी। 1885 में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके साथ में कोई जनाधार हो कि सरकार उनका दमन करे तो जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए और कांग्रेस के बचाव में खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं होता। और इसी बात को लेकर गोखले जी ने 1906 ईस्वी में कहा कि 1885 ईस्वी में जबकि कांग्रेस का जन्म हो रहा था, उस समय की परिस्थितियों को जाकर देखें तो ऐसा लगता है कि भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस जैसी संस्था की जरूरत है। उन्हें क्यों लग रहा था कि कांग्रेस जैसी संस्था की जरूरत है? उन्हें क्यों लग रहा था कि कांग्रेस जैसी संस्था की जरूरत है? तो इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि राष्ट्रीय स्तर की संगठित संस्था सरकार पर दबाव डाल सकती है। यानी कि सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे तभी सरकार भारतीयों के हित के मुताबिक कुछ सुधार करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। सरकार तो साम्राज्यवादी है, सरकार अपने साम्राज्य के हित में काम करेगी, भारतीयों के हित में काम नहीं करेगी। तो भारतीयों के हित में काम करेगी यदि, तो कैसे करेगी? तब जब करेगी जबकि दबाव में आएगी। दबाव डालने के लिए कांग्रेस जैसी
एक राष्ट्रीय संस्था का होना जरूरी है, एक ऐसी संस्था जिसकी मजबूती इस तरह की हो कि जिसमें पूरे देश के नेता शामिल हों। अब आप ये देखोगे कि कांग्रेस के जन्म के पहले ही कांग्रेस के पहले ही कई राष्ट्रवादी संस्थाएं बन चुकी थी, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन हो, मैंने बताया था आप लोग को, इंडियन एसोसिएशन, या मद्रास महाजन सभा, या पुणे सार्वजनिक सभा, ये सब राष्ट्रवादी संस्थाएं थी, लेकिन इनका आधार अखिल भारतीय नहीं था। लेकिन इनका आधार राष्ट्रवादी नहीं था। इसके बाद लिखो कि उस समय के प्रेस में भी ऐसी संस्था के निर्माण का सुझाव आ रहा था। माने भारत का जो प्रेस है उसमें कई सारे प्रेस राष्ट्रवादी भाव और विचार वाले थे, और वो बराबर इस तरह की बात कर रहे थे कि सरकार झुकेगी तभी जब झुकाने के लिए प्रेशर पड़ेगा तभी जबकि कोई संगठित और राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो। ऐसा सुझाव प्रेस ने तभी देना शुरू कर दिया था जबकि एओ ह्यूम इस दिशा में कोई भूमिका नहीं निभाए थे। तो एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की कोशिश के पहले ही भारत का राष्ट्रीय प्रेस कह रहा था कि एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था होनी चाहिए जो सरकार को प्रेशराइज कर सके। कुछ राष्ट्रवादी संस्थाएं बन भी चुकी थी, भले ही उसका राष्ट्रीय स्तर का, अखिल भारतीय स्तर का आधार नहीं हो। इसी दिशा में अगली कड़ी के तौर पे कांग्रेस का जन्म होता है। तो कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ? तो वस्तुतः राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकता पूर्ति के लिए। कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ? तो राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकता पूर्ति के लिए। कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ? तो राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ। अब वो निष्कर्ष जो निकलता है वो ये कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो राजभक्त हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति का काम कर रहे हैं। तो वो दोनों एक साथ कैसे साध सकते हो? राजभक्ति का दावा भी और राष्ट्रवाद का काम भी। तो वो इस तरीके से साधा जा सकता है कि शुरुआती दौर में तो इनकी मांग सुधार की ना मांग है। जब ये लोग ये कहेंगे कि हम भारत से ब्रिटिश सरकार का अंत करना चाहते हैं, तब जाकर वो राजभक्ति का दावा नहीं कर सकते। जब तक कि वो ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश साम्राज्य का अंत तो नहीं डिमांड रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सुधार की मांग कर रहे हैं, तब तक तो दोनों एक साथ संभव है ना। ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की मांग यदि कर रहे होते तब वो ये नहीं कह सकते थे कि हम राजभक्त हैं। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के
अंत की मांग नहीं कर रहे हैं, सुधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुधार की मांग जब कर रहे हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के विरुद्ध जाकर राष्ट्रीय हितों की बात कर रहे हैं। और इसीलिए लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने कहा कि गोखले और नौरोजी जैसे नेता जो बार बार कहते हैं कि वो राजभक्त हैं, वो झूठ बोलते हैं। ब्रिटिश राज के हित की पूर्ति के लिए हम जब कोई भी नीति बनाते, कोई भी कार्यक्रम अपनाते, तो वो इसका विरोध करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए उठाए गए हर कदम का ये विरोध करते हैं और इसके बावजूद कहते हैं कि ये लोग राजभक्त हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। इनका छुपा हुआ मोटिव कुछ और है। तो सवाल उठता है कि वो छुपा हुआ मोटिव क्या था? तो छुपा हुआ मोटिव था राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए प्रयास करना। और इसी आधार पर हमने क्या निष्कर्ष दिया? हमने ये निष्कर्ष दिया कि एओ ह्यूम तो राष्ट्रवादी नहीं है, वो तो ब्रिटिश हित की पूर्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। एओ ह्यूम साम्राज्यवादी हित की पूर्ति के लिए भारत के नेताओं का उपयोग करके कांग्रेस के रूप में एक सेफ्टी वॉल्व यानी सुरक्षा का पार्ट बनाना चाहते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बाकी भारतीय लोग, जो 72 भारतीय उसमें शामिल हुए थे, वो वही चाहते थे जो ह्यूम चाहते थे? यानी कि क्या ये भी साम्राज्य के हित की पूर्ति के लिए ही ह्यूम के साथ में तालमेल बिठाने वहां इकट्ठा हुए थे? तो हमारा उत्तर है नहीं। बाकी जो 72 भारतीय लोग थे वो तो राष्ट्रवादी थे और वो राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए इकट्ठा हुए थे। तो ह्यूम को जहां भारतीय नेताओं की जरूरत थी, भारतीय जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए, वहीं भारतीय नेताओं को ह्यूम की जरूरत थी इंग्लैंड की सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए, कि इंग्लैंड की सरकार को जब यह लगेगा कि कांग्रेस का संस्थापक ह्यूम है, तो इंग्लैंड की सरकार कांग्रेस को साम्राज्य का दुश्मन मानकर उस पर अपने दमन का गाज नहीं गिराएगी। यानी कि जब बिजली कड़केगी सरकार के गुस्से की, तो सामने में ह्यूम को देखेगी और फिर सोचेगी कि ह्यूम तो अपना आदमी है, उसने यदि कोई प्रयास किया है तो अपने विरुद्ध तो नहीं ही किया होगा, चलो कांग्रेस का दमन नहीं करते हैं। यही काम तो लाइटनिंग कंडक्टर का है, यही तो काम तड़ित चालक का होता है कि बिजली गिरती है तो मंदिर के ऊपर शिवालय का जो त्रिकोण होता है धनुष वाला, उस पर बिजली गिर जाती है तो फिर शिवाला नहीं टूटेगा। उस मंदिर के ऊपर का जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल के रूप में भारत के राष्ट्रवादियों ने रख दिया ह्यूम को, ताकि ब्रिटिश सरकार के दमन की बिजली उसी त्रिशूल पे गिरे और वह शांत हो जाए। ये सोचकर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह ब्रिटिश विरोधी नहीं है। और इसी बात की अभिव्यक्ति किए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और बाद में बिपिन चंद्रा ने जब इसके ऊपर किताब लिखा तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया, तड़ित चालक, कि यदि ह्यूम चाहता है कि सेफ्टी वॉल्व बना ले, तो भारत के राष्ट्रवादियों ने ह्यूम को सेफ्टी वॉल्व के ठीक उल्टा तड़ित चालक की तरह यूज कर लिया। अब मैं समझता हूं कि ये बात हमारी पूरी हो गई है। आप लोगों के यहां से यदि कोई क्वेश्चन है पूछने का तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, प्लीज आस्क। ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। अंकिता जी का जन्मदिन है आज, बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकिता, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा आशीर्वाद आपको। आप यूं ही समय की छाती पे अपने नाम का मोहर लगा दीजिए, आपका जन्म सफल हो जाए, आपका जीवन सार्थक रहे और फिर हजारों लाखों लोगों की उम्मीद बन जाइए। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सफल रहिए, सार्थक रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए गाइज, मेरा कमेंट दिख रहा है, बिकू विकास, यस गाय आई विल। सर आप तो बोल रहे हैं कि क्लासेस नहीं होगी 2-3 दिन। ऑप्शनल का क्लास 2-3 दिन मैंने कहा था नहीं होगा, जीएस का क्लास कंप्लीट करूंगा ना। जीएस में मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करना है भाई।
धन्यवाद संदेश कायस्थ, धन्यवाद जी। अब चलो बच्चों, अब अगला टॉपिक हमारा है 1885 से 1905 के मध्य कांग्रेस की मांग। 1885 से 1905 के मध्य कांग्रेस की मांग। डिमांड ऑफ कांग्रेस बिटवीन 1885 टू 1905। लिखो, यहां लिखना पड़ेगा बेटा। नम्रता जी इसी टाइम पे क्लास होगा बेटा। हाँ, कांग्रेस की मांगों को हम 3 श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं। कांग्रेस की मांगों को हम 3 श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं। कांग्रेस की मांगों को हम 3 श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं। नंबर 1, कांग्रेस की मांगों को हम 3 श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं। नंबर 1, आर्थिक मांग। कांग्रेस ने लुटेरे और आक्रांता अंग्रेजों को लॉर्ड और सर जैसे शब्दों का संबोधन आज भी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तुम लोग इतना ज्यादा रहते हो उत्साहित, अपने इमोशन के घोड़े पे सवार होकर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो। लॉर्ड और सर बेसिकली उनके टाइटल्स थे, और सारे लोगों को लॉर्ड का टाइटल नहीं मिला था, सारे लोगों को सर का टाइटल नहीं मिला था। बाकी आप लॉर्ड सर जैसा नाम न लेना चाहे उसके लिए आप आजाद हैं। ये आपको मालूम हो जाता है इन सब शब्दों के माध्यम से कि जो आदमी हम पर रूल कर रहा था उस आदमी का इंग्लैंड में क्या स्टेटस था। उस आदमी का स्टेटस बड़ा था, ये दिख जाता है। अदरवाइज इसमें उसके प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं, सो बात नहीं है। समझ गए? देखो, आर्थिक मांग। आर्थिक मांगों के तहत निम्नलिखित बातें कांग्रेस की ओर से उठाई गई थी। आर्थिक मांगों के तहत निम्नलिखित बातें कांग्रेस की ओर से उठाई गई थी। नंबर 1, कर में सुधार। कर में सुधार के तहत भू राजस्व में कटौती, नमक कर का अंत, और इसके समाधान के लिए आय कर लगाना और बढ़ाना,
आयकर लगाना और बढ़ाना एवं आयात शुल्क में वृद्धि करना। आयात शुल्क में वृद्धि करना, वृद्धि करना। फिर लिखो, व्यय के स्तर पर देखें तो, व्यय के स्तर पर देखें तो कांग्रेस की मांग थी कि कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अकाल राहत, वैज्ञानिक विकास, आदि, वैज्ञानिक विकास आदि के लिए, वैज्ञानिक विकास आदि के लिए वैज्ञानिक विकास आदि के लिए वैज्ञानिक विकास आदि के लिए बजट के आवंटन में वृद्धि हो, बजट के आवंटन में वृद्धि हो और रेलवे, सेना, नौकरशाही, आदि के ऊपर होने वाले व्यय में कमी हो, होने वाले व्यय में कमी हो, इसके अतिरिक्त कांग्रेस धन के निष्कासन पर रोक लगाने की मांग कर रही थी। धन के निष्कासन पर रोक लगाने की मांग कर रही थी। इन मांगों को गौर से देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इन मांगों को गौर से देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इन मांगों को गौर से देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या स्पष्ट होता है भैया? इन मांगों को गौर से देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय हित के पक्ष में बात कर रही थी। कांग्रेस राष्ट्रीय हित के पक्ष में बात कर रही थी और ब्रिटिश साम्राज्य का हित इनकी मांगों के ठीक विपरीत था। ब्रिटिश साम्राज्य का हित इनकी मांगों के ठीक विपरीत था। ब्रिटिश साम्राज्य का हित इनकी मांगों के ठीक विपरीत था। इसीलिए कर्जन ने कांग्रेस के नेताओं की राजभक्ति के दावे को झूठा बताया।
कर्जन ने कांग्रेस के नेताओं की राजभक्ति के दावे को झूठा बताया। अब आप चेंज कर दीजिए और नया हेडिंग दीजिए। मैंने कहा ना 3 श्रेणियां हैं, तो दूसरी श्रेणी की ओर चलते हैं। प्रशासनिक सुधार, कांग्रेस प्रशासन के अंतर्गत भारतीयों की अधिकतम भागीदारी चाहती थी। भारतीयों की भागीदारी चाहती थी। इसीलिए चाहती थी कि परीक्षा भारत में हो। इसीलिए चाहती थी कि नियुक्ति परीक्षा भारत में भी हो। नियुक्ति परीक्षा भारत में भी हो। इसीलिए चाहती थी कि नियुक्ति परीक्षा भारत में भी हो। और नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा बढ़े। नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा बढ़े एवं भारतीयों के लिए ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति के अवसर उपलब्ध हों। भारतीयों के लिए ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति के अवसर उपलब्ध हों। कांग्रेस की यह मांग भी राष्ट्रीय बनाम साम्राज्यवादी हितों के टकराव की वानगी प्रस्तुत करती है। कांग्रेस की यह मांग भी राष्ट्रीय हित बनाम साम्राज्यवादी हित की वानगी प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय हित बनाम साम्राज्यवादी हित की वानगी प्रस्तुत करती है। इस पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तब राजनीतिक हित, अच्छा राजनीतिक मांग, राजनीतिक मांग लिखो। कांग्रेस ने सरकार के सामने सुधार की मांग करते हुए कांग्रेस ने सरकार के सामने सुधार की मांग करते हुए यह कहा कि भारतीय लोगों को विधायी सभा में बहुमत दिया जाए। भारतीय लोगों को विधायी सभा में बहुमत दिया जाए। भारतीय सदस्य जनता से निर्वाचित होकर आए। भारतीय सदस्य जनता से निर्वाचित होकर आए और सदस्यों की संख्या बढ़े एवं इनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़े। अधिकार क्षेत्र भी बढ़े। इनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़े। इनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़े। अब यहां पे रुक जाओ।
कि पहले तो आपको मैं आर्थिक मांग के बारे में समझा देता हूं, क्योंकि आपने इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका परिणाम, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ रखा है, तो मेरे ख्याल से आर्थिक मांग वाले इस मुद्दे को आपने आसानी से समझ लिया होगा। मोटे तौर पर देखो तो सरकार के सामने कांग्रेस के लोगों की जो मांग होती है वो सिंपल होती है कि आप भू राजस्व में कटौती कर दो, आप नमक कर में कटौती कर दो, यानी आय में कमी करने वाली मांग है। और दूसरी ओर इनकी मांग होती है कि आप शिक्षा में वृद्धि करो बजट की, स्वास्थ्य में खर्चा बढ़ाओ, नहरों का निर्माण करो, किसानों को ऋण दो, अकाल राहत के लिए पैसे और बढ़ाओ। इस तरीके से वो ऐसी मांग करती है जिसमें कि खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आय में कटौती और व्यय में वृद्धि, इसकी मांग किया कांग्रेस ने। और इस बात को लेकर सरकार ने कांग्रेस की आलोचना किया, ये कहते हुए कि आप बड़ी गैर वाजिब तरीके की बातें कर रहे हो, कि ये कैसे हो सकता है कि हम आय में कमी कर दें और व्यय में वृद्धि कर दें, ये कौन सा अर्थशास्त्र है भला। तो फिर कांग्रेस ने ये कहा कि हमारी पूरी मांग इतनी नहीं है, हम आपको व्यय में वृद्धि करने मात्र नहीं बोल रहे हैं, हम आपको व्यय में कटौती का भी रास्ता बता रहे हैं। आप सेना में उस समय लगभग 50% और कभी कभी उससे भी ज्यादा खर्च कर रहे थे अपने बजट का। तो कांग्रेस ने कहा कि इसमें कटौती कर लो, नौकरशाही में खर्चे में कटौती कर लो, रेलवे के खर्चे में कटौती कर लो। ऐसे कई सारे मद हैं जहां आप बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हो, आप उस खर्चे को कम कर लो। तो व्यय में कटौती का रास्ता भी बता दिया। और फिर इन्होंने कहा कि हम आपको आय में वृद्धि का भी रास्ता बता देते हैं, कि आप आयात कर लगा दो, आप इनकम टैक्स लगा दो, आपकी आय भी बढ़ जाएंगे। फिर देखो मैंने क्या बताया कि कांग्रेस की इस तरह की जो मांग है, उससे राष्ट्रीय हित उभर कर सामने में आ जाता है और साम्राज्य के विरुद्ध एक मोर्चा सा बन जाता है, क्योंकि ये मांगे साम्राज्य के हितों के विरुद्ध है। साम्राज्यवादी सरकार को भारत के अंदर अपने यहाँ के इंडस्ट्री के उत्पाद को बेचना था, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनके उत्पाद भारत के बाजार में सस्ते मूल्य पर जाएं, और इसीलिए उन्होंने आयात कर नहीं लगाया या मिनिमम कर दिया। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि तुम आयात कर लगाओ, और बल्कि वो डंके के चोट पे कह रहे हैं कि तुम आयात कर लगाओ ताकि तुम्हारी वस्तुएं महंगी हो, और तुम्हारी वस्तुएं महंगी होगी तो भारत के उद्योगपतियों की वस्तुओं की बिक्री भारत के बाजार में होगी। तो ये तो बहुत बढ़िया कदम हो जाएगा कि तुम आयात कर लगा दिए ज्यादा, तो एक फायदा हो जाएगा कि भारत का उद्योग विकसित हो जाएगा, दूसरा फायदा हो जाएगा कि फिर भी कोई यदि विदेशी आएगा व्यापार करने के लिए तो आयात कर देगा, तो तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ जाएगी तो एग्रीकल्चर, जो कि किसानों की बदहाल दशा के ऊपर मैक्सिमम टैक्स दे रहा है, उससे किसानों को राहत मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स लगाओ। इनकम टैक्स लगाएंगे तो सबसे ज्यादा इसका शिकार कौन होगा? जो सबसे ज्यादा सरकार की दृष्टि में आने वाला आय हासिल करता है, वह है सरकारी अधिकारी। सरकार के अधिकारियों में ज्यादातर अधिकारी कौन थे? कांग्रेस का जब जन्म हुआ था तो उस समय के ख्याल से देखोगे तो लगभग 97-98% अधिकारी ब्रिटिश थे। अंग्रेज अधिकारी सर्वथा विरोध कर देते थे इस बात का कि इनकम टैक्स लगेगा तो फिर तो हम ही आ जाएंगे उसके शिकंजे में, तो वो विरोध करते थे। सरकार इनकम टैक्स नहीं लगाती थी। कांग्रेस कहती थी कि भैया इनकम टैक्स लगाओ, किसानों के ऊपर कर में बोझ में कटौती करो, किसान बेचारा परेशान है, तुम उसके ऊपर अधिकतम कर लगा रहे हो और धनी मानी लोगों को कर से राहत दे रहे हो, ये गलत बात है। और तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि भैया तुम
आयकर लगाओ और बढ़ाओ, आयात शुल्क बढ़ाओ, भू राजस्व में कटौती करो, नमक कर में कमी करो, बल्कि खत्म कर दो। तो वो खर्चा जहां घटाने की बात कर रहे हैं, वहां से देखो साम्राज्यवादी हित को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यदि तुम सेना में कटौती करोगे तो साम्राज्यवादी हितों की हानि होगी। भारत की सरकार भारत की जनता से पैसे वसूल करके बड़ी सेना बनाती थी, और बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में दुनिया भर में जाकर लड़ाई करती थी, और कांग्रेस कह रही है कि सेना का बजट कम करो। रेलवे के बारे में मैंने पढ़ा दिया है कि रेलवे का निर्माण तो भारत में साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए किया गया था, और सरकार रेलवे के ऊपर लगातार पैसे खर्च कर रही थी, और कांग्रेस कह रही थी कि रेलवे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, कम करो। और भारत की जनता का हित जिस जगह पर सधेगा, उस जगह से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवादियों को आखिर क्या मतलब रहेगा देश की जनता के हित से। मरते हैं तो मरे अकाल से, रहते हैं तो रहे निरक्षर, मर जाए बिना इलाज के। इन मदों के ऊपर पैसे खर्च नहीं होते थे, और कांग्रेस कह रही है इन मदों पे पैसे मैक्सिमम खर्च करो। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्यों कहा था कि इनकी मांगे राष्ट्रीय हित को लेकर आती है और साम्राज्यवादी हितों के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, और क्यों आखिर कर्जन ने कहा कि इस तरह की मांग करने वाला यदि ये दावा करे कि यह राजभक्त है, तो हम ये कहेंगे कि ये झूठ बोलता है। समझ गए होंगे मेरी बात। अब अगला मुद्दा है प्रशासनिक सुधार की बात, कि प्रशासन के अंतर्गत अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा रहे, यह साम्राज्य के हित में था। यह मैंने आपको ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ाते हुए बता दिया था कि अंग्रेज चाहते थे कि उनके हित की पूर्ति होती रहे। यह तब होता जब व्यवस्था उनके पक्ष में मजबूत रहती। व्यवस्था मजबूत तब रहती जब अधिकांश अधिकारी अंग्रेज होते। अधिकांश अधिकारी अंग्रेज हों, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर नस्ल भेद बरता था। और मैंने बताया था कि नस्ल भेदी व्यवस्था जिसके तहत अधिकतम पद अंग्रेजों तक ही सीमित रह गए, वो साम्राज्य के हित की पूर्ति के लिए बनाई गई थी। और कांग्रेस वाले क्या कह रहे थे कि शासन में अधिकतम भागीदारी करो भारतीयों की। तो शासन का भारतीयकरण चाहते हैं, उसमें अधिकतम भारतीयों की भागीदारी चाहते हैं कांग्रेसी, और जबकि अंग्रेज चाहते थे कि अधिकतम पद अंग्रेजों के हाथ में रहे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय हित और साम्राज्यवादी हित के बीच में एक टकराव नजर आता है, और कांग्रेस इसमें राष्ट्रीय पक्ष में खड़ी नजर आती है। उसके बाद तब मैंने कहा कि एक तीसरी श्रेणी जो उनके डिमांड की है, वह है राजनीतिक मांगों की श्रेणी। राजनीतिक मांगों की श्रेणी में क्या कहानी है, तो यह कि आपने विधायी परिषद का नाम ऑलरेडी पढ़ रखा है। 1853 ईस्वी में विधायी परिषद का जन्म हुआ था। उसमें सारे के सारे सदस्य सरकार की ओर से अपॉइंटेड होते थे। उसमें सारे के सारे सदस्य वो होते थे जो सरकार में ऑलरेडी 10 वर्षों की कम से कम सेवा दे चुके होते थे। उसको हम गवर्नमेंट मेंबर्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, सरकारी सदस्य होते थे। उसके बाद उन गवर्नमेंट मेंबर्स के अलावे की कहानी क्या है भैया? तो गवर्नमेंट मेंबर्स के अलावे की कहानी यह है कि वो सिर्फ सुझाव देते थे। उनका काम परामर्श देने का था। गवर्नर जनरल किसी विषय पर परामर्श मांगे तो परामर्श दीजिए, नहीं मांगे तो चुप रहिए। और यदि मांगा और आपने दिया तो फिर गवर्नर जनरल की मर्जी, उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे, अस्वीकार करे तो भी चुप रहिए। तो वो परामर्शदात्री थे। क्योंकि उसमें सबके सब गवर्नमेंट मेंबर्स ही होते थे, तो सारे के सारे अंग्रेज ही मेंबर होते थे, ओनली ब्रिटिश। ये नियम नहीं लिखा हुआ था कहीं कि अंग्रेज ही मात्र होगा। जब ये लिख दिया गया कि सरकारी अधिकारी ही उसके सदस्य होंगे, तो तुम बताओ कि 1853 ईस्वी तक क्या कभी कोई इंडियन सरकार के बड़े पद पर पहुंचा था? पहुंचा ही नहीं था। जैसे ही लिख दिया कि सिर्फ सरकार के अधिकारी ही
विधायी परिषद के सदस्य होंगे तो अधिकारी सारे अंग्रेज थे, तो अंग्रेज ही सदस्य हुए। 1861 ईस्वी में फिर सुधार हुआ। 1861 में एक सुधार हुआ था, मैंने आपको बताया था पीछे के क्लास में कि 1861 के सुधार के तहत कहा गया कि कुछ गैर सरकारी सदस्य भी, गैर सरकारी सदस्य भी विधायी परिषद का सदस्य हो सकते थे। कुछ गैर सरकारी सदस्य भी विधायी परिषद का सदस्य हो सकते थे। जब हम गैर सरकारी सदस्य की बात करते हैं तो आप देखो अभी भी अपॉइंटेड ही होंगे, अभी भी एडवाइजरी ही होंगे, माने सलाहकारी ही होंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट मेंबर्स भी होंगे और कुछ नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स भी हो सकते हैं। सरकारी सदस्य भी होंगे और कुछ गैर सरकारी सदस्य भी हो सकते हैं। कुछ गैर सरकारी सदस्य भी हो सकते हैं। तो गैर सरकारी सदस्य के रास्ते भारतीय भी उसमें प्रवेश करने लगते हैं। अब आपके सामने में एक प्रश्न उठता है कि वाई इंडियंस? क्या सरकार भारतीय लोगों को विधायी परिषद में सदस्यता दे रही है क्योंकि सरकार को भारतीयों के प्रति चिंता हो गई थी? क्या सरकार भारतीयों के हितों की पूर्ति के लिए अब सचेत और सक्रिय हो गई थी? क्या सरकार भारतीयों को लेकर संवेदनशील हो गई थी, सकारात्मक हो गई थी? तो इसका उत्तर है नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब उत्तर यह है कि सरकार क्या कहती है इसको लेकर। अब हम इसकी ओर चलते हैं। सरकार ने यदि 1861 के लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिफॉर्म के तहत ये प्रावधान किया कि अब गैर सरकारी सदस्य भी जा सकते हैं विधायी परिषद में और इस रास्ते भारतीय भी जा सकते हैं विधायी परिषद में, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? तो सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि विधि निर्माण के कार्य में भारतीयों का इनपुट भी लिया जाए, भारतीयों का पक्ष भी जाना जाए, उनके सुझाव, उनके परामर्श को भी सुना और समझा जाए, ताकि हम ऐसा कानून बनाएं जो कानून भारतीयों के लिए अच्छा हो। ये सरकार का वर्जन है। लेकिन राष्ट्रवादियों ने जो वर्जन दिया वो ज्यादा सही है, और ज्यादा सही क्यों है? तो राष्ट्रवादियों ने कहा कि आप भारतीय लोगों को विधायी परिषद में शामिल कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ी ना था कि भारतीयों का बहुमत था, इक्का दुक्का भारतीयों को शामिल कर रहे थे। दूसरी बात, आप भारतीय लोगों को निर्वाचन के रास्ते थोड़े ला रहे थे, अपॉइंटमेंट के रास्ते ला रहे थे। अपनी मर्जी से अपने वफादार लोगों को, कोई भी आपका जो पपेट होगा, आपका कोई चिंटू मिंटू होगा, आपका कोई भी हो सकता है, जो मदारी का होता है ना खेल, उसमें कोई व्यक्ति आपका पपेट होगा, आप उसको नियुक्त कर दोगे, आपके कहे मुताबिक वो सब कुछ कहेगा, आप जो निर्देश दोगे उस निर्देश का पालन करेगा, नहीं करेगा तो हटा दोगे, फिर किसी ऐसे आदमी को ले आओगे जो आपकी बात सुनेगा।
तो आपका जो जमूरा है आप उसी को नियुक्ति देते हैं और ऊपर से भारतीय लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि देखो तुम पर कानून के मुताबिक शासन चलता, कानून विधायी परिषद के सुझाव पर बनता और विधायी परिषद में भारतीय लोग भी हैं जो तुम्हारे हितों को ध्यान में रखकर सुझाव देते हैं। अतः इस कानून को और कानून के मुताबिक चलने वाली सरकार को तुम अपने लिए अनुकूल मानो, हितकर मानो। तो ये सरकार की छवि को सुधारने की कोशिश है और कुछ नहीं। ये सरकार की छवि को सुधारने के लिए की जाने वाली कोशिश का उदाहरण है और कुछ नहीं। इस ख्याल से देखो तुमको ये बात समझ में आएगी कि सरकार की छवि को सुधारने की कोशिश के तहत किया गया ये काम राष्ट्रवादियों को समझ में आ रहा था। उन्होंने कहा कि तुम सरकार की छवि चमकाने के लिए भारतीय जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो, अपने जमहूरे को विधायी परिषद में अपॉइंट करके अपनी मर्जी का सुझाव उससे ले रहे हो और अपनी मर्जी का कानून बना रहे हो और जनता को कह रहे हो कि जनता के शुभ की कामना करने वाले भारतीय लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर तुमने कानून बनाया है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का तुम्हारा उपक्रम है, उपाय है। और यही बात सच थी। जितने भी भारतीय उस दौरान विधायी परिषद में नियुक्त किए गए वो सारे के सारे भारतीय सरकार के हाँ में हाँ मिलाते थे बस। तब आप देखो कि कांग्रेस ने जो डिमांड किया वो डिमांड क्या किया। कांग्रेस ने कहा सबसे पहला कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि करो। पहले विधायी परिषद था और परिषद में सदस्य की संख्या बहुत कम थी। कांग्रेस कह रही है कि सदस्य की संख्या में वृद्धि करो। क्यों? कांग्रेस के दिमाग में है कि सदस्य की संख्या धीरे धीरे इतनी बढ़ा लो कि यह विधानसभा हो जाए। तो देखो बच्चों, परिषद के जगह पर कांग्रेस चाहती थी कि वो विधानसभा बन जाए। तो तुम लोगों को लगेगा ये विधान परिषद विधानसभा में अंतर क्या होता है? परिषद एक प्रकार का सलाहकारी निकाय होता है, उसकी सदस्य संख्या छोटी होती है, जबकि विधानसभा एक पार्लियामेंट की तरह होता है और उसमें सदस्य संख्या ज्यादा होती है। तो विधानसभा जैसी संस्था पार्लियामेंट होती है, सदस्यता उसमें ज्यादा होगी, और परिषद एक एडवाइजरी बॉडी है, सदस्यता कम होगी। तो आखिर क्यों चाहते थे ये लोग कि सदस्य संख्या बढ़ जाए? इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि वो धीरे धीरे पार्लियामेंट के जैसा बन जाए, यानी कि वो चाहते थे कि इसके रास्ते इंडिया में डेमोक्रेसी आ जाए। वो चाहते थे कि इसके रास्ते इंडिया में डेमोक्रेसी आ जाए। दूसरा पॉइंट कि उनका यह डिमांड था कि उस विधानसभा जैसी संख्या वाले हाउस में बहुमत भारतीयों का हो, बहुमत इंडियन का हो। और फिर इंडियन का जो बहुमत हो वो भी कौन इंडियन आएगा उसमें? तो कहते थे कि इलेक्टेड भारतीय का बहुमत हो, माने जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जनता के वोट के द्वारा इलेक्ट किए गए हों, ऐसे लोग आए। कांग्रेस ने कहा कि निर्वाचित सदस्य ही आने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो सच में जनता के हितों की बात करते हैं, क्योंकि जनता के हित के विपरीत बात करेंगे तो अगले बार जनता निर्वाचित ही नहीं करेगी। लोकतंत्र में प्रतिनिधि को कठपुतली के तौर पर देखा जाता है। वो जिसका प्रतिनिधि होगा वो उसके हित की बात करेगा, वो सही और गलत की बात करेगा के बजाय देखा यह जाता है कि जिसका प्रतिनिधि होगा वो उसके हित की बात करेगा।
यदि ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होगा तो ब्रिटिश सरकार के हित की बात करेगा, यदि वो जनता का प्रतिनिधि होगा तो जनता के हित की बात करेगा। और प्रतिनिधियों के ऊपर पकड़ जिसकी होगी वो उसी के इशारे पे नाचेगा। सरकार की पकड़ होगी तो सरकार के इशारे पे नाचेगा, और सरकार कहेगी कि तुम ये बोलो कि भू राजस्व में वृद्धि जरूरी है तो बोलेगा जरूरी है, नमक कर में वृद्धि जरूरी है तो बोल देगा नमक कर में वृद्धि जरूरी है, तुम ये बोलो कि रेलवे में ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, बोल देगा हाँ जरूरत है, तुम ये बोलो कि सेना में बजट बढ़ाने की जरूरत है, बोल देगा हाँ बढ़ाने की जरूरत है, तुम ये बोलो कि भू राजस्व में वृद्धि की जरूरत है, बोला हाँ जरूरी है, तुम ये बोलो कि आयात शुल्क लगाना ठीक नहीं है तो कह देगा हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, आयकर लगाना गलत है, बोला हाँ एकदम गलत है। तुम उससे जो बुलवाना चाहो बुलवा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो सरकार हमको हटा देगी। तो मोटे तौर पर यह समझिए कि प्रतिनिधिक व्यवस्था के अंतर्गत यह बात हमेशा होती है कि जो जिसका प्रतिनिधि होता है वो उसके हित की बात बोलता है। कांग्रेस ने कहा कि जनता का प्रतिनिधि निर्वाचित होकर विधायी सभा में आए और तब हम मानेंगे कि वह सच में जनता के हित की बात उठाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि उनके अधिकार में भी वृद्धि करो, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट करके उन्हें ले आओ या निर्वाचित करके उन्हें ले आओ। जब सदस्य आ जाएं विधानसभा में तो फिर उनके अधिकार में वृद्धि करो। अब आप गौर करके देखो, आकार में वृद्धि, बहुमत, निर्वाचन और अधिकार में वृद्धि, इन चारों चीजों को जोड़कर देखोगे तो तुमको लग जाएगा कि कांग्रेस के जो नेता लोग थे वो भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था चाहते थे, लोकतंत्र की व्यवस्था चाहते थे। और उनको यह पता था कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो जाएगी तो फिर साम्राज्यवादी हितों को सस्टेन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम खुद समझ सकते हो कि यदि हमारे देश में लोकतंत्र बहाल हो जाएगा तो क्या हमारे देश में साम्राज्यवाद टिक पाएगा? हमारे देश की जनता अपने हित के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनेगी, वो प्रतिनिधि सदन में जाएगा और ऐसे ही लोगों का बहुमत होगा, वो कानून बनाएगा। यदि उनके द्वारा कानून का निर्माण होगा तो ये कानून देश की जनता के हित के मुताबिक होगा। भारत के अंदर इसी तरीके का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डेवलप हो जाए, ये कांग्रेस वाले चाहते थे। शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत खुलकर नहीं कहा, लेकिन इसी रास्ते उन्होंने अपनी राजनीतिक मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धन्यवाद कुमार यादव जी। बेटा आगे लिखो, आगे लिखो। इसमें 4 लाइन लिख लो तो बढ़िया रहेगा। लिखो, वस्तुतः कांग्रेस की राजनीतिक मांग के पीछे यह भावना काम कर रही थी कि यदि भारत की विधायी परिषद का लोकतांत्रिकरण हो जाए, तो इस रास्ते साम्राज्यवाद का विकास नहीं हो पाएगा और राष्ट्रवाद के हितों की पूर्ति की जा सकती है। अब देखो बच्चों, जितना तुमने पढ़ा उतने के आधार पर तुम अब ये बात आराम से कह सकते हो कि कांग्रेस जो थी, स्वरूप की बात लेकर देखो, इतने के आधार पर तुम आराम से कह सकते हो कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी।
तुम आराम से कह सकते हो कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी। उसके बाद तुम दूसरी बात कहोगे कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्था थी, लोकतांत्रिक संस्था थी। कांग्रेस का जो विचार था वो लोकतांत्रिक था। तीसरी बात कि कांग्रेस सभी धर्मों के मध्य सह अस्तित्व की बात करती थी। सभी धर्मों के मध्य सह अस्तित्व की बात करती थी। फिर अब अगला है लिमिटेशन का। अभी कांग्रेस का जनाधार नहीं था। अभी कांग्रेस का जनाधार बहुत कम था। फिर कांग्रेस के अंदर मांग और संघर्ष की रणनीति को लेकर कांग्रेस के अंदर मांग और संघर्ष की रणनीति को लेकर नरम पंथ और गरम पंथ जैसी दो धाराएं उभर गई थी। नरम और गरम पंथ जैसी दो धाराएं उभर गई थी। अब बेटा नरम पंथ और गरम पंथ के बीच का जो अंतर है वो समझ लो। नरम पंथ और गरम पंथ के बीच का अंतर क्या है? नरम पंथ ये अभी सुधार की बात करते थे, सुधार की मांग करते थे। नरमपंथियों की मांग सुधार की थी, लेकिन यदि गरमपंथियों की मांग पे ध्यान दो तो क्या कहते थे वो? गरमपंथी माने थोड़ा आक्रामक तरीके से अपनी मांग रखने वाले, आक्रामक तरीके से मांग को मनवाने की बात करने वाले जो नेता थे, उनमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब गरमपंथी नेता थे। ये लोग 1890 तक आते आते ये कहने लगे कि हमें अब स्वराज की मांग करना चाहिए, स्वराज की मांग करना चाहिए। सुधार की मांग के बजाय ये लोग स्वराज की मांग करने पर बल देने लगे। और दूसरी बात, ये लोग ये कहने लगे कि हमें आवेदन, निवेदन आदि
के बजाय आंदोलन की ओर मुड़ना चाहिए, आंदोलन की ओर मुड़ना चाहिए। यानी कि नरमपंथी लोग जो थे ना, वो बेसिकली नरमपंथी क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनकी मांगें नरम है, और दूसरी बात कि वो मांग को मनवाने का जो तरीका चुनते हैं वो इस तरीके का होता है कि हमने सरकार के सामने आवेदन रखा, आप हमारी बात मान लीजिए। सरकार यदि हमारी बात नहीं मानेगी तो यदि आप सरकार की बात न मानने की स्थिति में क्या करेंगे, तो आलोचना करेंगे, और आलोचना भी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि सरकार के बनाए गए नियमों के अधीन रह के आलोचना करेंगे। कानून के अधीन रहकर विरोध, कानून के अधीन रहकर विरोध। कानून के दायरे में रहते हुए विरोध करना है। सरकार ने हमको विरोध करने का जितना अधिकार दिया है उस दायरे का उल्लंघन नहीं करेंगे, संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए विरोध करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं कि आंदोलन करो, और आंदोलन करने के दौर में कानून टूटने दो, तो इसलिए ये गर्मपंथी कहलाते हैं। इनकी मांग भी आक्रामक है, सुधार की जगह पर स्वराज की, और मांग को मनवाने का तरीका भी आक्रामक है, आवेदन निवेदन की जगह पर आंदोलन की। तो कांग्रेस के अंतर्गत 1890 के बाद, पर्टिकुलरली 1892 के बाद दो खेमा उभर कर आ गया था। एक को नरमपंथी कहते हैं, एक को गर्मपंथी कहते हैं। अब यहीं तक आज की चर्चा चलेगी। इसका अगला पार्ट हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। आज क्लास यहीं पर रुक जाएगा। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।